नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ सभी प्यारे बच्चे बढ़िया हैं, मस्त हैं, दुरुस्त तंदुरुस्त और बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो सभी बच्चों को नमस्ते, सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत। आप लोग जल्दी से आएँ और क्लास के साथ जुड़ें और क्लास को फिर जल्दी से हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आ जाइए भाई। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा। आप बताओ आप कैसे हैं सभी बच्चे? आप लोग भी एकदम बढ़िया हैं, बेहतरीन है, ज़बरदस्त हैं, शानदार हैं और जिंदाबाद हैं। तो आ जाओ भाई, टॉपिक की तरफ बढ़ लिया जाए। कल मैं आपको पढ़ा रही थी मिश्रण के बारे में। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि समांगी मिश्रण क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। तो ये आपने समझ लिया था कि समांगी मिश्रण वो जिसमें हम लोग विलयन और विलायक को जब मिलाएंगे तो दोनों बहुत अच्छे से मिल जाएंगे और दोनों को हम आंखों से देखकर भी नहीं पहचान सकते और दोनों को अलग भी फिर नहीं कर सकते। तो अगर आपको मैं बताऊं कि मैम हेट्रोजीनस क्या होते हैं, इनका एग्जाम्पल क्या होता है और होमोजीनस का एग्जाम्पल क्या होता है, तो अगर आप इस फोटो को देखोगे तो शायद थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी भाई। होमोजीनस मिक्सचर है ये। होमोजीनस का मतलब ये समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण, तो कभी भी आपको पूछे पेपर में कि समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल क्या है, तो ऐसे मिश्रण इन दिस काइंड ऑफ मिक्सचर यू कांट डिस्टिंग्विश द कंपोनेंट। भाई इसमें हम पहचान नहीं सकते कि किसमें क्या मिलाया है। ठीक है, जैसे आप प्यूरी बनाते हो, दाल वगैरह को बनाते हो जब, तो बहुत सारी दाल जब आप उसमें डालते हो तो उसमें आप नमक भी डाल रहे हो, दाल के अंदर धनिया जीरा सब चीज़ डालते हो, तो आपको जब वो प्योरी नज़र आती है तो एक समान जैसी दिखती है। उसमें दिखता ही नहीं है कि नमक कहाँ गया, उसमें दिखता ही नहीं है कि आप लोगों ने जो दूसरी चीज़ें डाली थी, पानी था, वो कहाँ गया। तो उनको फिर आप अलग भी नहीं कर सकते। आगे बेटा कॉफ़ी, कॉफ़ी में भी ऐसा ही होता है। एक बार कॉफ़ी जब आप बनाते हो तो उसमें पता नहीं चलता कि कितना दूध है और कितना उसमें पानी है। जब आप कॉफ़ी बना रहे हो देखकर पता नहीं चलता। आप बहुत सारे मिल्क शेक बनाते हो, आप खाते हो चॉकलेट, तो चॉकलेट में भी भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनका ये भी पूरा एक मिक्सचर होता है। चॉकलेट जो होता है इसमें कॉफ़ी पाउडर भी डलता है, कोको पाउडर भी डलता है, तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं जो आप लोग देखते हो। तो ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, आप बताओगे होमोजीनस के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर की, तो ये होमोजीनस, ये सारे के सारे जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें देखो एक चीज आपको आती है, चलिए मैं आपको लिखवाती हूँ। इधर लिखेंगे होमोजीनस, होमोजीनस, इधर हम लिख रहे हैं होमोजीनस यानी समांगी मिश्रण, इधर हम लिखेंगे समांगी मिश्रण, एक जैसे मिश्रण जो होंगे। और इधर मैं लिखवाऊंगी आपको विषमांगी मिश्रण। ठीक है, इधर मैं आपको लिखवाऊंगी विषमांगी, इधर लिखेंगे हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस, इधर लिखेंगे हम हेट्रोजीनस, इधर लिखेंगे विषमांगी, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो समांगी मिश्रण में कल मैंने आपको बताया नमक और चीनी का नमक और पानी का मिश्रण। नमक और पानी का मिश्रण पूछे बताओगे समांगी है। आपको पूछे पानी और चीनी का मिश्रण, पानी में भाई चीनी घोल दी है, तो ये तो कल हमने कर ही लिए थे, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, पानी में नमक बहुत अच्छे से घुल जाता है, शुगर प्लस वाटर। तो भाई आप लोग बताएंगे कि पानी के अंदर चीनी, चीनी भी बहुत अच्छे से घुल जाती है ना। और आगे पूछे तो बताना मिश्र धातुएं। बच्चा मिश्र धातु भी इसी का एग्जाम्पल होती हैं। मिश्र धातुएं जिनको हम कहते हैं अलॉय, मिश्र धातुएं भी इन्हीं का एग्जाम्पल है। जैसे कि आप लोग बताएं कि भाई कॉपर जो होता है, कॉपर में अगर आपने जिंक मिला दिया तो एक मिश्र धातु बन गई, कॉपर में अगर आपने टिन मिला दिया तो एक मिश्र धातु बन गई। तो ऐसे करके, ठीक है, आओ आगे बात करते हैं। और क्या क्या एग्जाम्पल है होमोजीनस का, तो भाई पानी और अल्कोहल का मिश्रण, पानी और अल्कोहल, ठीक है, पानी और अल्कोहल का मिश्रण। ठीक है, तो जब अल्कोहल पानी में मिलाते हैं तो अल्कोहल ही नजर आती है, पानी नजर ही नहीं आता। तो पानी और अल्कोहल का मिश्रण पैक बनाकर जब पीते हैं, देखा भी होगा। ठीक है, अब आगे बात करें तो मैम इसमें और कौन सा होगा, इसमें अमलगम भी होगा बच्चा, अमलगम, अमलगम,
अमलगम क्या होता है? अमलगम बनाती है मरकरी। तो जब मरकरी के साथ हम किसी दूसरी धातु का मिश्रण बनाते हैं तो उसको कहते हैं अमलगम। तो अमलगम भी एक तरीके का कैसा मिश्रण होता है? आप बताओगे समांगी मिश्रण है, होमोलोगस होता है। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। मैम, विषमांगी का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? विषमांगी का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो प्यारे बच्चे, विषमांगी में आएगा पानी और रेत। भाई पानी में तुम रेत मिला दो, ऐसे ही बैठा रहेगा, और पानी और रेत जो होगा ना प्यारे बच्चे, ये कभी आपस में मिलेंगे भी नहीं। तो पानी में जब आप मिट्टी डालते हो, सैंड यानी रेत डालते हो, तो रेत नीचे तो बैठ जाएगा, लेकिन आपको फिर इजीली नजर आएगा कि ऊपर पानी है और नीचे रेत है। ठीक है, तो ये मिलेंगे नहीं आपस में। पानी और तेल का मिश्रण, पानी और तेल, आपको पूछ लेगा पानी और तेल। भाई पानी में तुम तेल डाल दो, पानी और ऑयल का मिश्रण, पानी के अंदर अगर आपने तेल डाला कभी पानी में मिलेगा नहीं, ऊपर बूंदों के रूप में तैरता रहेगा पानी के अंदर। एक पेपर में क्वेश्चन और आता है कि पानी और तेल के मिश्रण को हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो बताओगे कीप फनल विधि के द्वारा। कीप फनल विधि यानी कि एक कीप के जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पानी और तेल को अलग कर सकते हैं। एक कीप नुमा संरचना होती है, उसमें क्या होता है, पानी नीचे रहेगा और तेल ऊपर तैरता है हमेशा। तो उस कीप से धीरे धीरे पानी नीचे को निकलता है। तो जैसे ही पानी सारा निकलेगा और ऊपर तेल की बारी आएगी, एकदम से कीप को बंद कर देते हैं, तो सारा पानी नीचे और तेल जो है वो ऊपर रह जाता है। तो कीप फनल विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको तेल और पानी को अलग कर सकते हैं। अच्छा मैम, और पूछे तो आप बताओगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशिया का दूधिया। मैग्नीशिया का दूधिया, भाई ये क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? तो ये भी एक तरीके का सॉल्यूशन है, मैग्नीशिया का दूधिया कहते हैं इसको। तो ये क्या है मैडम? तो ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी एक हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? भाई लोहे में आप सल्फर मिला दो, लोहे व सल्फर का मिक्सचर। भाई लोहा है, उसमें आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में सल्फर मिला दो, तो लोहे की भी छोटी छोटी सी बूंदे या लोहे का जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो आपको अलग नजर आएंगे। और आप लोग अगर देखेंगे कि मैम सल्फर के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो आपको अलग नजर आएंगे। तो लोहे और सल्फर का मिश्रण भी हो जाएगा इसी का मिश्रण, आयरन एंड सल्फर। आयरन में जब सल्फर मिला देंगे तो इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा ये। ठीक है, आप लिख सकते हो रेत व चीनी का मिश्रण। भाई चीनी में तुम रेत मिला दो, चीनी में जो चीनी तुम्हारे घरों में है उसमें थोड़ा सा रेत मिला दो लाकर, तो चीनी अलग दिखेगी, चीनी के कण अलग दिखेंगे, रेत के कण अलग दिखेंगे। तो चीनी और रेत का मिश्रण, तो ये हो जाते हैं सारे हेट्रोजीनस मिक्सचर के एग्जाम्पल। ठीक है बच्चा, ये हो जाते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर के एग्जाम्पल। मेरी याद आ रही है? अरे भैया याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। तो याद क्यों आ रही है ये बता दो, हम तो यही हैं आपके साथ ही। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं हम लोग कि मैम जो होमोजीनस है और हेट्रोजीनस है इनके आप टाइप और बताओ। तो प्यारे बच्चों, जो होमोजीनस होते हैं ना, होमोजीनस के अंदर अगर आपको पूछता है तो होमोजीनस में आते हैं विलियन यानी कि सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? तो सॉल्यूशन हमेशा समांगी मिश्रण का उदाहरण होते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि समांगी मिश्रण जो होता है इसका उदाहरण बताओ। तो समांगी मिश्रण के अंदर ही आते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनता है? जैसे मैंने बताया, पानी में चीनी मिला दी, पानी में नमक मिला दिया, तो ये सॉल्यूशन बन जाते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछे कि मैम हेट्रोजीनस जो होते हैं, हेट्रोजीनस, ठीक है, तो हेट्रोजीनस जो हैं प्यारे बच्चे, अच्छा, तो हेट्रोजीनस के अंदर अगर आप लोगों को पूछे कि कौन आते हैं, तो हेट्रोजीनस में आते हैं भाई दो चीजें,
विषमांगी में आती हैं दो चीजें। तो भाई विषमांगी जो होते हैं, विषमांगी के अंदर आती हैं दो चीजें। विषमांगी में आएंगे निलंबन। ठीक है, कौन आएंगे भाई? निलंबन। निलंबन, ठीक है, जिसको कहा जाता है सस्पेंशन। तो कभी भी पूछे सस्पेंशन किसका एग्जाम्पल है, तो हेट्रोजीनस का। और इसी में आते हैं कॉलॉइड, इसी के अंदर आते हैं बच्चा कॉलॉइड। तो कॉलॉइड्स भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पूछेगा कि कॉलॉइड और सस्पेंशन किसका भाग है, तो विषमांगी का भाग होते हैं। तो विलयन आते हैं समांगी में, और निलंबन और कॉलॉइड आते हैं विषमांगी में। तो चलिए एक चार्ट मैं आपको देती हूँ कि मैम यहाँ से कौन से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से कौन से आएंगे, और यहाँ से कौन से आएंगे। तो जब हम इन तीनों की बात करते हैं, जब हम तीनों की बात करते हैं, तो भाई इधर लिखेंगे सॉल्यूशन, इधर लिखेंगे सॉल्यूशन, जिसको कहेंगे हम विलयन। ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर लिखेंगे हम सस्पेंशन, सस्पेंशन, सस्पेंशन को हम कहते हैं निलंबन। ठीक है, निलंबन। इधर लिखेंगे हम कॉलॉइड, इधर लिखेंगे हम कॉलॉइड्स। तो कॉलॉइड को हम कॉलॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पूछेगा पेपर में कि भाई सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल दो। हैप्पी बर्थडे बच्चा राखी, बहुत बहुत बधाई हो आपको आपके जन्मदिन की, ढेरों शुभकामनाएं। आप जल्दी से जल्दी, ठीक है, अच्छा भैया, आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले, जल्दी से जल्दी नौकरी लगे, और अगले बर्थडे का केक आप हमारे साथ काटें और बढ़िया सी हमें पार्टी दें। ठीक, चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो तो आगे बात कर रहे हैं अब हम लोग। सारे दिल एक बच्चे ने तो अपने 10-15 दिल थे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9, सब मुझे ही दे दिए। तो भाई आओ, इतने दिलों को मैं नहीं संभाल पाऊंगी, मुझे ट्रिपल हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक, देखो सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन आपको मैंने बताया जैसे कि पानी और चीनी का मिश्रण बना, ये हो जाता है सॉल्यूशन। पानी और चीनी जब मिलती है तो इसी को कहते हैं सॉल्यूशन। बताया था ना, सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनस होते हैं, एक जैसे। ठीक है, यानी कि आप इनको अलग नहीं कर सकते, जैसे पानी में से चीनी एक बार मिल गई तो उसको अलग नहीं कर सकते, तो ये होते हैं सॉल्यूशन। मैम सस्पेंशन, तो भाई पानी में आप डाल दो थोड़ी सी रेत, या पानी में आप डाल दो थोड़ी सी चौक, तो ये बन जाता है निलंबन। तो पानी के अंदर जब आप रेत डालते हो, या पानी के अंदर जब आप मिट्टी डालते हो, पानी में जब आप चौक डालते हो, पानी में जब आप आटा डाल दो, भाई पानी में एक मुट्ठी आटा डाल दो, वो आटा ऐसे ही तैरता रहेगा, उसके पार्टिकल छोटे छोटे तैरते रहेंगे पानी में, आपको दिख जाएगा कि इसमें आटा मिल रहा है। तो ये हो गए। मैम कोलोइड क्या होते हैं, तो कोलोइड आप लोगों का रुधिर होता है बच्चा, रुधिर कोलोइड है, दूध कोलोइड है, ठीक है, कोहरा कोलोइड है, कोहरा पड़ता है ना गर्मी सर्दियों में बेटा, धुंध, अब धुंध आएगी थोड़े दिन में दिवाली के आसपास, धुंध हो गई, ये कोलोइड है। आपको पूछे आपका टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट जो होता है ये भी कोलोइड है। ठीक है, टूथपेस्ट, आप जो फेस वॉश करते हो, क्रीम लगाते हो ना कोई भी चेहरे पर, वो कोलोइड है। तो ये सब कोलोइड होते हैं। तो कोलोइड के एग्जाम्पल हैं ब्लड, आपका खून ब्लड है, मिल्क पूछ ले, मिल्क कोलोइड है। आपको पूछ ले फॉग जो होता है, फॉग कोलोइड है। अब क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, ठीक है भाई, तो फॉग। मिंस्ट जो होती है ये कोलोइड है। आपको पूछे टूथपेस्ट, ये कोलोइड होता है। ठीक है, और भैया क्रीम, जितनी भी आप चेहरे पर क्रीम लगाते हो ये सब कोलोइड हैं। तो ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं मैम सॉल्यूशन के जो कण हैं वो कितने छोटे हैं, उनका आकार कैसा होता है। तो इनके कणों का आकार सबसे छोटा है। पूछ लेता है कि कणों का आकार सबसे छोटा किसका होता है, तो कणों का आकार सबसे छोटा है बेटा। तो सबसे छोटे पार्टिकल किसके होते हैं, आप बताएंगे सॉल्यूशन के सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इनके। अगर आप इनको देखोगे ना माइक्रोस्कोप से तो ये आपको तब भी दिखाई नहीं देंगे बेटा। एक बार पानी में अगर चीनी घुल गई
तो चीनी के कणों को तुम पानी में घुलने के बाद सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। क्या तुम्हें पानी के अंदर चीनी घुली हुई नजर आती है? एक बार पूर्ण रूप से अगर चीनी पानी में घुल गई तो चीनी के पार्टिकल आपको पानी के अंदर दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। तो सॉल्यूशन जो बनेंगे इनके कणों का आकार सबसे छोटा होता है। इनको आप देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो इनके कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं बच्चा। इनका आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो ये क्या होते हैं? 1 नैनोमीटर से स्मॉल होते हैं। या ऐसा समझकर चलो, ये कितने होते हैं बेटा? 10⁻⁹ मीटर से छोटे होते हैं ये। 10⁻⁹ मीटर से छोटे होते हैं ये, अगर मीटर में पूछ ले तो इनके कणों का आकार कितना होता है भाई? 1 नैनोमीटर से छोटे या 10⁻⁹ मीटर से छोटे होते हैं ये। ठीक, आगे बात करें मैम, इनके कणों का आकार कैसा होता है? सबसे बड़ा है इनके कणों का आकार। इन्हें तो तुम नग्न आंखों से देख सकते हो। मैं तुम्हारे सामने गिलास लिया हूं, उसमें पानी भरूं और उस पानी में थोड़ी सी मिट्टी डाल दूं तो तुम्हें वो पानी गादला होता हुआ नजर आएगा। वो पानी मिट्टी वाला, मिट्टी मटमैला पानी हो जाएगा। तो वो जो मिट्टी के पार्टिकल हैं पानी में आसानी से तुम्हें तैरते हुए दिखेंगे। तो उनको तो तुम नंगी आंखों से, नग्न आंखों से भी देख सकते हो। तो ये सबसे बड़े कणों का आकार होता है इनके, सबसे बड़े कण होते हैं इनके। तो तीनों के अंदर सबसे बड़े कण किसके होते हैं? आपको पूछे, आप बताओगे निलंबन के। तो निलंबन के कणों का आकार सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़े कण होते हैं बेटा, बिगेस्ट पार्टिकल होते हैं इनके, बिगेस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, बिगेस्ट पार्टिकल होते हैं जो सस्पेंशन के हैं। अब सस्पेंशन के जो हैं इनको नग्न आंखों से देख सकते हैं। नग्न आंखों से किसके कणों को देखा जा सकता है? पेपर में क्वेश्चन आता है, नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो इनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं बच्चा। ठीक है, यानी कि ये ऐसे कणों के, इनके पार्टिकल जो है वो नेकेड आईज से देखे जा सकते हैं। कैन सीन बाय नेकेड आईज। इनको आप नेकेड आईज से भी देख सकते हो, इनको आप नग्न आंखों से भी देख सकते हो भाई। ठीक है, समझ में आई? हमारे टूथपेस्ट में नमक है भाई। ठीक है, चलिए तो आगे अगर आपको पूछे कि इनके कणों का आकार कितना होता है तो आप बताओगे इनके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं ये। ठीक है, कितने होते हैं आप लोग बताओगे? इनके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, या 10⁻⁷ मीटर से बड़े होंगे अगर मीटर में पूछे तो 10⁻⁷ मीटर से बड़े होते हैं ये। तो इनका आकार होता है 10⁻⁷ मीटर से बड़ा, इसका निलंबन का। ठीक है, अगर कोलोइड की बात करते हैं तो कोलोइड बीच की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इसके और इसके बीच के होते हैं बेटा। तो इनको भी आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते भाई। अपने खून में तुम आरबीसी, प्लेटलेट को देख सकते हो क्या नॉर्मली? नहीं, उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी चाहिए, तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा इनको देख सकते हैं। ठीक है, अब इनके कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच के होते हैं। तो इनका आकार जो होता है वो कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। ठीक है, बीच में होते हैं इनके कणों का जो आकार होगा। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि मैम लगभग कितना बताकर चले, तो 10⁻⁹ से 10⁻⁷ के बीच होता है इनके कणों का आकार। तो ये मिड पॉइंट में होते हैं, बीच का आकार लिए होते हैं जो कॉलॉइड होते हैं। तो इतनी चीजें तुम्हें इन तीनों से पढ़नी थी। ठीक है, विलायक क्या है मैडम? एक बच्चा पूछ रहा है मैम विलायक क्या है। चलो इस कॉन्सेप्ट को भी समझा देती हूँ कि विलायक क्या होता है। ठीक है, कॉलॉइड्स जो होते हैं ये आप लोगों के जो ये कॉलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं जो आपको पेपर में पूछ लिए जाते हैं। और कॉलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो इनके बीन का जो आकार है दोनों के बीच का ही होता है। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के होते हैं इनके जो कणों का आकार होता है। ठीक है, चलो तो अब आप, एक बच्चे ने पूछा कि मैम विलायक क्या होते हैं, विलय क्या होते हैं। समझना, मान लो ये एक गिलास है। ठीक है, ये एक गिलास है भाई। वाह, स्टाइलिस्ट रहने देते हैं, ऐसे ही चल रहे हैं आजकल। ये एक गिलास है। अब इस गिलास में मैंने क्या कर दिया? इस गिलास में मैंने पानी भर दिया, ये भर दिया पानी।
ये इस ग्लास में क्या है बच्चा? पानी है। ठीक है, ये इस ग्लास में क्या है? पानी है। कई बच्चों के तो दिमाग में आ रहा होगा, इस पानी ले लिया, बोतल ले आओ और लगा दो बढ़िया सा पैग। तो भाई पैग वैग नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। हाँ ठीक है मैम, आप झूठ क्यों बोलती हो? हम तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप बहुत दिनों बाद पढ़ाने आई हो। बेटा मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, मैंने तो झूठ और सच कुछ बोला ही नहीं है भैया। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। पता नहीं तुम्हारा दिमाग पढ़ते टाइम कहाँ कहाँ घूमता रहता है, पता ना कौन कौन सी दिल पर बातें तुम लेते रहते हो। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। इस बात का कोई तथ्य किसी बच्चे को मिल रहा हो तो बताओ। छोड़ो, आओ पढ़ो इधर। भाई मैंने तो झूठ कुछ बोला ही नहीं है। यहाँ पर ये क्या हो गया? गिलास है और गिलास में मैंने पानी भर रखा है। तो इस पानी में मैंने क्या करा? थोड़ी सी चीनी डाल दी। इस पानी में मैंने थोड़ी सी क्या डाल दी? चीनी। ये है प्यारे बच्चे चीनी। ठीक है, तो ये क्या है भाई? चीनी है, शुगर है। ठीक है, ये शुगर है, चीनी है। और ये क्या है भाई? ये पानी है, वाटर है। ये पानी है, वाटर है। ठीक है, तो आप बताओ किसकी मात्रा ज़्यादा है? तुम कहोगे मैम पानी की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, अधिक मात्रा किसकी है? तो आप कहोगे पानी ज़्यादा है, मोर अमाउंट में है। और उसमें मैंने थोड़ी मात्रा में क्या डाली है? थोड़ी मात्रा में मैंने डाली है इसमें चीनी। ठीक है, लिटिल अमाउंट में मैंने इसके अंदर डाली है चीनी। तो जो प्यारे बच्चे जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको कहते हैं हम विलायक। उसको क्या कहते हैं हम? विलायक। तो पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए पानी को कहेंगे विलायक यानी कि सोलवेंट। ठीक है, पानी को कहेंगे हम विलायक यानी कि सोलवेंट। क्या कहेंगे बच्चा? सोलवेंट। पानी को कहेंगे हम विलायक यानी कि सोलवेंट। एक शर्त तो ये हुई जो ज़्यादा मात्रा में हो, और दूसरा जिसमें घोला जाए। अब ये बताओ, मैं पानी को चीनी में घोल रही हूँ या चीनी को पानी में घोल रही हूँ? तो तुम कहोगे मैम आपने पानी में घोली है चीनी, आपने चीनी को पानी में नहीं, पानी में घोला है, पानी को चीनी में नहीं घोला। तो भाई जिसमें घोला जाए, घोला किस में जा रहा है? पानी में। जिसमें घोला जाए वो होता है विलायक। जिसमें हम डिजॉल्व करते हैं चीज़ों को, जिसके अंदर हम क्या करें? डिजॉल्व करें। तो जिसमें चीज़ों को घोला जाए, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, वो होता है विलायक। जैसे पानी, पानी तो सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सोलवेंट है पानी। पानी में हर चीज़ें घुल जाती हैं। ठीक है, तो पानी जिसमें घोला जाता है वो विलायक है। और जिसकी थोड़ी मात्रा लेते हैं चीनी, और जो घोला जाए, जो घोला जाए। मैं घोल किसको रही हूँ बेटा? मैं घोल किसको रही हूँ? पानी को घोल रही हूँ या चीनी को घोल रही हूँ? तुम कहोगे मैम चीनी को घोल रही हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे जो घोला जाए और जिसमें घोला जाए। जिसमें घोला जाए वो तो होगा विलायक, और जो घोला जाए, जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं, वो होती है, आप लोग बताएंगे, विलय। उसको कहते हैं विलय यानी कि सोल्यूट। तो चीनी तो सोल्यूट हो गई और पानी हो गया सोलवेंट। समझ में आ गई बात? ये है, ठीक, ये है सोलवेंट। क्लियर? अब बड़े ध्यान से समझना। गिलास लिया, गिलास में पानी डाला, पानी हो गया विलायक क्योंकि पानी तुमने गिलास में ज़्यादा लिया। उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी। चीनी को तुम घोल रहे हो पानी में, तो पानी में घोल रहे हो चीनी को, तो पानी में घोल रहे हो बेटा, तो पानी क्या हुआ? विलायक। और जो घोल रहे हो, क्या घोल रहे हो? चीनी घोल रहे हो, वो हो जाती है आपका सोलवेंट, सोल्यूट। तो सोल्यूट और सोलवेंट क्या होते हैं? सोलवेंट घोलता है किसी चीज़ को, सोलवेंट के अंदर घोला जाता है, और सोल्यूट वो है जो घोला जा रहा है। अब चीनी की जगह नमक भी हो सकता था। अगर मैं पानी ले रही हूँ, पानी तो सेम है, लेकिन उस बार इसमें मैंने क्या डाला? नमक। तो इस बार नमक हो गया सोल्यूट, नमक को घोल रहे हैं। ठीक, क्लियर? तो ये बात है। अब एक बच्चा बोल रहा था मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्यारे बच्चे इस तरीके से आप लोग चीज़ों को पढ़ लें जो मैं बता रही हूँ। सॉल्यूशन क्या होते हैं भाई? इतनी सिंपल सिंपल सी चीज़ें भी समझ नहीं आ रही हैं बच्चा, तो फिर आगे की केमिस्ट्री कैसे समझोगे? है ना? ठीक, पानी में आइस, ठीक बिल्कुल। तो पानी हुआ हमेशा सोलवेंट, और आइस को घोल रहे हो तो वो हो जाएगी सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट बेसिकली आप सोलिड मान सकते हो। ठीक है,
आ जाओ, अब हम चल रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो आपका जो पहला टॉपिक था मैटर, वो हो गया है खत्म। ठीक है, ठीक है भाई। इसमें मैम, इसमें ही बोलो, घुल ना तो चीनी कोई है। समझ नहीं आया बच्चा, क्या बोल रही हो? ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये भी हो गया सोल्यूट और ये भी हो गया सोलवेंट। अब आ जाओ, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है एटम। अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है भाई परमाणु यानी कि एटम। ठीक है, तो आइए बात करते हैं परमाणु की यानी एटम की। तो सबसे पहले आप लोगों को पूछे कि परमाणु के बारे में किसने बताया? परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया? परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया, ये आपको पूछे। ठीक है, तो परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हु टेल अबाउट एटम। एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो आप बताओगे महर्षि कनाद। ठीक है, महर्षि कनाद थे प्यारे बच्चे, महर्षि कनाद। इन्होंने सबसे पहले बताया था एटम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले परमाणु का जिक्र करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन से थे? महर्षि कनाद। ठीक है, इसके बाद आपको पूछे कि एटम टर्म को किसने दिया? एटम टर्म को किसने दिया? परमाणु शब्द किसने दिया? ये आपको पूछे तो आप बताओगे परमाणु शब्द को जो सबसे पहले दिया था वो दिया था डेमोक्रेट्स ने। किसने? डेमोक्रेट्स। ठीक है, तो डेमोक्रेट ने दिया था सबसे पहले परमाणु शब्द को, डेमोक्रेट्स। तो डेमोक्रेट्स ने सबसे पहले परमाणु शब्द को दिया था, डेमोक्रेट्स ने सबसे पहले परमाणु शब्द को दिया। तो ये दो अलग क्वेश्चन है। आपको पूछे परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया, आप बताओगे महर्षि कनाद ने। ठीक है, आपको कई बार यहाँ कनाद की जगह कन्नड़ भी लिखा होता है, तो इससे एक ही बात है, कन्नड़ लिखा मिले या कनाद, तो कन्नड़ या कनाद कुछ भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, ज्यादातर कनाद मिलता है। अब फिर पूछे कि एटम टर्म, एटम शब्द को किसने दिया? तो डेमोक्रेट्स ने दिया था। किसने दिया भाई? डेमोक्रेट्स ने दिया था। अब आपको पूछे कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? आपको पूछेगा तीसरा पॉइंट, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? तो एटॉमिक थ्योरी यानी परमाणु सिद्धांत किसने दिया? ये तीन अलग अलग क्वेश्चन है बच्चा, ये तीन अलग अलग क्वेश्चन है। तो परमाणु सिद्धांत को दिया था जॉन डाल्टन ने। किसने बच्चा? जॉन डाल्टन। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, जॉन डाल्टन। तो परमाणु सिद्धांत को किसने दिया था? आप बताएंगे जॉन डाल्टन ने 1803। 1803 भी दिया होता है कई जगह, 1808 भी दिया होता है, ईयर अभी आप रहने दें। ठीक है, तो आप लोग याद रखोगे जॉन डाल्टन ने क्या करा था, सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी को दिया था। तो ये तीन क्वेश्चन जो आपको पेपर में आ जाते हैं डायरेक्टली कि भाई परमाणु के बारे में किसने बताया, परमाणु शब्द किसने दिया, परमाणु के लिए एटॉमिक थ्योरी किसने दी? जॉन डाल्टन ने। अब अगर हम लोग बात करते हैं मैम परमाणु होता क्या है, परमाणु होता क्या है, ये आप लोगों को पूछे, जॉन कल्याण नहीं भैया, जॉन डाल्टन। ठीक है, परमाणु होता कैसा है, परमाणु है क्या? तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो परमाणु क्या होता है प्यारे बच्चे? अगर हम एटम की बात करते हैं, अगर हम परमाणु की बात करते हैं, तो किसी भी तत्व का सबसे, ठीक है, सूक्ष्मतम कण, तो तत्वों के सबसे सूक्ष्मतम कण को, तत्वों के या पदार्थ के, क्योंकि हम तो पदार्थ के बारे में बता रहे हैं, तो पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को, सबसे सूक्ष्मतम कण को, ठीक है, सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? परमाणु कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो परमाणु क्या है? एक पदार्थ के अंदर
जो सबसे छोटा कण होता है उसी को कहते हैं परमाणु। तो बताएंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। तो पदार्थ के अंदर सबसे छोटे कण को कहा जाता है परमाणु। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। वैसे किसी भी पदार्थ की अगर हम लोग बात करें, पदार्थ आपने पढ़ा जो भी स्थान घेरता है जिसका द्रव्यमान होता है, तो पदार्थ के अंदर सबसे सूक्ष्मतम जो कण है, जो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं परमाणु। ठीक है, चलो। परमाणु प्यारे बच्चे अविभाज्य होते हैं। परमाणु कैसे हैं? अविभाज्य, यानी परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। परमाणु अविभाज्य कण है। ये भी आपको पेपर में पूछा जाता है कि परमाणु कैसे कण है? अविभाज्य कण है। ये होते हैं इनडिविजिबल पार्टिकल। तो ये कैसे कण होते हैं बच्चा? तो परमाणु इनडिविजिबल पार्टिकल हैं, मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, अविभाज्य है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये दोनों बातें किसमें कही गई थी? ये दोनों बातें ही कही गई थी परमाणु सिद्धांत में। तो जब जॉन डाल्टन जी आए, इन्होंने दिया परमाणु सिद्धांत, और परमाणु सिद्धांत जब दिया तो इन्होंने दो बातों को बताया। इन्होंने बताया कि पदार्थ के सबसे छोटे कण को ही परमाणु कहते हैं, और परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? मेरे कमेंट मंगल ग्रह पर जाते हैं क्या? नहीं बेटा, मंगल पर थोड़ी जाते हैं, शुक्र ग्रह पर जाते हैं। तुम्हारे जो कमेंट हैं वो मंगल ग्रह पर नहीं जाते, वो जाते हैं शुक्र ग्रह पर। तुमने गलत देख लिया, मंगल ग्रह पर तो शुक्र ग्रह पर जाते हैं। हाँ, आवाज आ रही है ना सभी को? चलो, तो आओ आगे बात करेंगे अब हम लोग। ठीक, चलो भाई, तुम्हें पीडीएफ से पढ़ाऊं तो तुम्हें दिक्कत, तुम्हें पीडीएफ से ना पढ़ाऊं तो तुम्हें दिक्कत। आ जाओ, आगे बात करते हैं अब हम लोग। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ेंगे कि मैम, एक बच्चे का डाउट है कि मैम कौन सा ईयर लिखेंगे। बेटा मैंने कहा कि आपको 1803 भी है, लेकिन पेपर में जो आता है ना वो आपको 1808 दिया होता है। तो अगर कभी आपको पूछे कि कौन से सन में आई थी ना जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, तो आप बताकर चलना 1808। 1803 में शुरू करी थी, लेकिन बनकर जो तैयार हो गई थी वो 1808 में। ठीक है, तो 1808 आप लिख सकते हो। आओ, तो एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया? पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, और परमाणु अविभाज्य है। तो प्यारे बच्चों, इनकी ये जो एटॉमिक थ्योरी थी ये फेल हो गई थी, एटॉमिक थ्योरी असफल हो गई। मैम क्यों हो गई असफल? क्योंकि कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने परमाणु का अध्ययन करा, तो उन्होंने देखा कि परमाणु के अंदर भी और छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, या परमाणु भी और कई छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है, जिसको कहते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी उप परमाणविक कण। तो इनकी ये बात प्यारे बच्चे गलत साबित हो गई, इनकी ये बात हो गई थी फेल। ठीक है, तो इसीलिए आपको पेपर में कभी भी पूछे कि परमाणु की जो एटम था, एटॉमिक थ्योरी क्या थी, तो एटॉमिक थ्योरी में दो बात बताई गई कि पदार्थ की सबसे, जो पदार्थ होता है उसके अंदर सबसे छोटे कण जो है उन्हीं को परमाणु कहते हैं, और परमाणु अविभाज्य है। लेकिन ये बात गलत हो गई। गलत क्यों हुई? क्योंकि खोज हुई प्यारे बच्चे उप परमाणविक कणों की। तो हेडिंग डालेंगे उप परमाणविक कण, हेडिंग डालेंगे उप परमाणविक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल की। तो भाई सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हुई,
तो सब एटॉमिक पार्टिकल कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो सब एटॉमिक पार्टिकल की जब खोज हुई तो बच्चा बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि परमाणु जो है इसको अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी आपको कुछ छोटे छोटे कण नजर आएंगे जिनको हम उप परमाणविक कण कहेंगे, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल कहेंगे। तो सब एटॉमिक पार्टिकल कितने प्रकार के हैं भाई? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं आप लोग बताएंगे? इलेक्ट्रॉन है बच्चा, इलेक्ट्रॉन। आप बताएंगे न्यूट्रॉन है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। मैडम प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन को क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन हो गया। मैम न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन को भी कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो जो आप लोगों का एटम परमाणु है इसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए ये जो जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, ये बात गलत हो गई। ठीक है, अब अगर आप परमाणु को तोड़ेंगे तो परमाणु इन सब में टूटेगा। अब एक परमाणु को तोड़ेंगे तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकलेंगे। तो परमाणु अविभाज्य कैसे हो गया और कैसे परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण हो गया? ठीक है, अब देखो, अब यहां से बात करते हैं कि मैम इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर या इसकी खोज किसने करी थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो आप बताओगे इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी थॉमसन ने, प्यारे बच्चे, जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन। तो बताना जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने क्या करा था? प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, जे थॉमसन। ठीक है, अच्छा मैम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन पर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ये हम लोगों को पूछे तो हम क्या बता कर आए? तो भाई इलेक्ट्रॉन पर जब हम आवेश की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन को हमेशा आप ई के साथ लिखोगे और नेगेटिव सिंबल के साथ लिखोगे। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और उसकी वैल्यू आपको पूछे तो आप लोग बताकर चलोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ये चार्ज होता है। तो आपको पेपर में आएगा इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 1.6 इंटू 10 की पावर या -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, आगे बात करें कि मैम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन पर मास कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है बताइए। तो इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, इसकी संख्या, इसकी वैल्यू भी पूछेगा तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। भाई द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं तो इसकी यूनिट हमेशा किलोग्राम ही लगा कर आइएगा। आपको जब भी पूछे कि जो इलेक्ट्रॉन है इन पर द्रव्यमान कितना होता है तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई बात? चलिए आइए बात करते हैं प्रोटॉन की। तो इलेक्ट्रॉन से इतनी चीजें याद रखनी है। क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं सब परमाणविक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। यही किसी परमाणु को बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई परमाणु है और इसी के अंदर आपको दिखते हैं प्यारे बच्चे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे करके इसके बाहर की तरफ कक्षाएं होंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन जाएगा और बच्चा अंदर की तरफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे रहते हैं। तो किसी भी परमाणु की संरचना को बनाने में भाग लेने वाले उप परमाणविक कणों को ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने पढ़े। बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन को हम P के साथ लिखते हैं और बच्चा पॉजिटिव चार्ज के साथ लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, E के साथ लिखेंगे, प्रोटॉन को P के साथ लिखेंगे। मैम प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, ये हमें पूछ ले। तो भाई प्रोटॉन की खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है गोल्डस्टीन को। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, आप लोग बताएंगे गोल्डस्टीन ने।
किसने करी थी बच्चा? गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन ने करी थी प्रोटॉन की खोज, गोल्डस्टीन। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम कई बार रदरफोर्ड भी दिया होता है, तो या लगाकर लिखेंगे रदरफोर्ड। कैसे करके आना है पेपर में सही? तो बच्चा जब भी आपको पूछे कि प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, तो अगर आपको ऑप्शन में गोल्डस्टीन दिया हुआ है तो पहले ढूंढना गोल्डस्टीन। अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन है तो उसी को टिक लगा कर आना, गोल्डस्टीन को। लेकिन अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है, रदरफोर्ड दिया हुआ है, तो तब आपको रदरफोर्ड लगाना है। तो प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने। लेकिन अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में ना हो तो फिर रदरफोर्ड लगा कर आना। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मैम जो प्रोटॉन होता है इन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। प्रोटॉन जो होता है बेसिकली इसके ऊपर कितना आवेश होता है, चार्ज कितना होता है। तो प्रोटॉन के चार्ज की बात करते हैं तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलाम। तो भाई जितना होता है ना किसके ऊपर, जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज लिखा था वो नेगेटिव लगाकर लिखा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन प्रोटॉन को जब आप लिखोगे सेम यही वैल्यू आपको पॉजिटिव चार्ज के साथ दिखेगी। तो यही अंतर है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कि प्रोटॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों पर आवेश एक ही है, सेम है। अंतर क्या, एक पर नेगेटिव है एक पर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। बात करते हैं प्रोटॉन के द्रव्यमान की कि मैम प्रोटॉन जो होता है इसका मास कितना होता है। तो प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। मास दोनों का अलग अलग है। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का क्या था, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम था। लेकिन आप प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। बात समझ में आ रही है? बताओ जल्दी से। ठीक है, हाँ आप सीजीएल लेवल के लिए भी इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम, कल की पीडीएफ क्रम में नहीं है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं बेटा, बोर्ड पीडीएफ होगी जो क्रम में नहीं है। बाकी आप लोग जो हैंड रिटन पीडीएफ देखते हो वो एकदम सीक्वेंस में होगी। आइए आगे हम लोग बात करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे तो आप लोगों को पूछेगा कि मैम जो हमारा अगला है न्यूट्रॉन, इसके बारे में भी बताओ। न्यूट्रॉन, तो प्यारे बच्चे न्यूट्रॉन को हम एन से लिखते हैं। जो न्यूट्रॉन होता है तीसरे नंबर पर बात करेंगे न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को हम एन से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, इसीलिए हम जीरो लगाकर लिखते हैं। तो बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। भाई न्यूट्रॉन की खोज किसने करी तो बताओगे चैडविक ने करी थी। किसने करी थी भाई? चैडविक ने। तो ये भी आपको याद रखना है, चैडविक ने डिस्कवर करा था न्यूट्रॉन को। चैडविक, चैडविक ने डिस्कवर करा था न्यूट्रॉन को। अब देखो एक फॉर्मूला, या जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो हमारी मैम ने भी बताया था एक फॉर्मूला इनकी खोज को याद करने का। आप में से कई बच्चे इसको जानते भी होंगे, ईंट पर नाच, तुमने कई बार सुना होगा ना। अगर मैं यहाँ नोट कर कर इसको लिख दूं ईंट पर नाच, तो भाई ईंट पर नाच ये क्या है, एक छोटी सी ट्रिक। ई से बनेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी आप बताओगे? टॉमसन या थॉमसन। तो टॉमसन लिख दो या थॉमसन लिख दो। ठीक है, पी से बनेगा प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज मैंने बताया रदरफोर्ड, रदरफोर्ड आ जाएगा। ठीक है, और नै से बनेगा न्यूट्रॉन, और चे से बनेगा चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? चैडविक ने। तो अगर आप खोज को याद करना चाह रहे हो तो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ये हमें 10th क्लास में हमारी टीचर ने बताई थी और मोस्टली बच्चे इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। ईंट पर नाच, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है भाई, ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं हम लोग कि मैम जो न्यूट्रॉन होते हैं
न्यूट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं, इन पर आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो बच्चा न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है, शून्य चार्ज। तभी तो इनको न्यूट्रॉन बोलते हैं, मतलब ये न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल है, ना तो इन पर पॉजिटिव चार्ज है ना इन पर नेगेटिव चार्ज है, इन पर कैसा भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, 0 है, तो तभी इनको बोलते हैं हम न्यूट्रॉन, क्योंकि ये न्यूट्रल है, उदासीन है। अगर बात करते हैं कि मैम इनका द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन पर मास कितना होता है, तो इनका मास लगभग इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होता है। ठीक है, तो लगभग जितना मास इलेक्ट्रॉन का होता है लगभग उतना ही होता है इनका भी मास, तो 1.674 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैम एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ व्यवस्थित होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलते हैं एक परमाणु की संरचना के अंदर। तो जब आप एक परमाणु की संरचना को देखोगे बच्चे, तो एक परमाणु की संरचना तुम्हें ऐसी नजर आती है, ऐसा होता है एक परमाणु, ऐसा दिखता है तुम्हें एक एटम, और इसी के अंदर आप लोगों को जो ये एटम है, इस एटम के अंदर मान लो ये बाहर की तरफ जो तुम्हें दिख रही हैं ये कक्षाएं हैं बच्चा, ये कक्षाएं हैं। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, और नेगेटिव चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर। तो ये बाहर की तरफ कक्षाओं में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये अंदर वाला जो एरिया दिख रहा है ये है नाभिक, ये है प्यारे बच्चे न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं नाभिक। तो ये किसी भी परमाणु का नाभिक है, और नाभिक के अंदर हमेशा मिलते हैं आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, आप बताओगे नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, आप बताओगे नाभिक में रहते हैं। ठीक है, तो आइए एक मैं आपको समझाती हूँ अपने तरीके से कि किस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। देखो, मान लीजिए ये कोई परमाणु है, मान लो ये कोई परमाणु है बच्चा, क्या है ये, एक परमाणु है, ये एक एटम है। ठीक है, हाँ जी मैडम। अब इस एटम के बाहर की तरफ बनी रहती हैं कुछ कक्षाएं ऐसे करके, ये इसके बाहर की तरफ बनी रहती हैं कुछ कक्षाएं ऐसे। तो ये हैं भाई कक्षाएं, ये हैं ऑर्बिट यानी कक्षाएं। ठीक, इनको कहते हैं हम क्लास भी बोल देते हैं और इनको हम ऑर्बिट भी बोल देते हैं। तो ये हैं ऑर्बिट या क्लास या कक्षाएं, इन्हीं में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, इन्हीं के अंदर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इन्हीं कक्षाओं के अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ जो कक्षाएं हैं उनमें घूमते रहते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया मैडम। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये बीचों बीच क्या है, तो किसी परमाणु के बीचों बीच पाया जाता है नाभिक, किसी परमाणु के बीचों बीच पाया जाता है नाभिक यानी न्यूक्लियस। ठीक है मैम, इस न्यूक्लियस में कौन रहते हैं तो इस न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 3 तरीके के उपपरमाणविक कण हैं, तीनों की जगह मैंने बताई कि बाहर की तरफ जो कक्षाएं हैं उनमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और अंदर नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको बनेगा पेपर में कि जो परमाणु है इसकी प्रकृति कैसी होती है। ये जो तुम्हें पूरा परमाणु दिख रहा है, तो परमाणु की प्रकृति कैसी है, ये आपको पूछता है पेपर में। परमाणु की प्रकृति बताओ कैसी होती है, परमाणु का नेचर बताओ कैसा होता है, परमाणु कैसा है, परमाणु जो है ये धनात्मक है, ऋणात्मक है या उदासीन है, कैसा है परमाणु। तो आप बताओगे पूरा का पूरा परमाणु जो होता है ये उदासीन प्रकृति वाला होता है। कैसा होता है, उदासीन। पूरा का पूरा परमाणु उदासीन होता है बच्चा, न्यूट्रल होता है पूरा का पूरा परमाणु। मैम न्यूट्रल क्यों है, न्यूट्रल इसलिए है, बड़े ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, न्यूट्रल इसलिए है पूरा का पूरा परमाणु क्योंकि किसी भी परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो बाहर की कक्षाओं में जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, अंदर नाभिक में भी उतने ही प्रोटॉन बैठे हैं।
बाहर की कक्षाओं में जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अंदर नाभिक में भी उतने ही प्रोटॉन बैठे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जितने नेगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज है। तो भैया जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर हो जाते हैं तो उसको कहते हैं उदासीन यानी न्यूट्रल। तो पूरा का पूरा नाभिक जो है वो कैसी प्रकृति का होता है, आप बताएंगे कि मैडम जी वो उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन ही मुक्त होता है बस, ना प्रोटॉन कहीं जाएगा ना न्यूट्रॉन कहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे इस नाभिक से हमेशा। वो बाद में समझाऊंगी, अभी आप समझो कि पूरा का पूरा परमाणु, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एक परमाणु की प्रकृति कैसी होती है, तो आंसर लगाकर आना उदासीन। अब आपने परमाणु में ही नाभिक पढ़ा है भाई, परमाणु के अंदर ही होता है नाभिक, न्यूक्लियस होता है परमाणु के अंदर। अब मैम परमाणु के अंदर न्यूक्लियस है, नाभिक है, तो आपको पूछ ले कि इस नाभिक की प्रकृति कैसी होती है, बताओ भाई। परमाणु की प्रकृति पूछे तो आपने बता दिया उदासीन है, ठीक है। लेकिन इस बार पूछ ले कि परमाणु में ये जो नाभिक दिख रहा है अंदर की तरफ, ये जो नाभिक है इसकी प्रकृति कैसी होती है ये बताओ, तो आप बताना ये होता है धनात्मक, आप बताना ये होता है धनात्मक, ये होगा पॉजिटिव चार्ज लिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज्ड होता है बेटा। आपको पूछेगा पेपर में कि एक परमाणु के अंदर, ठीक है, ठीक है। चलो रानी बेटा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा। एक परमाणु के अंदर जो नाभिक है उसकी प्रकृति कैसी होती है ये आपको पूछे तो आप बताना कि परमाणु में जो नाभिक है ना वो धनात्मक आवेश लिए होता है। क्यों होता है धनात्मक आवेश लिए? क्योंकि भाई नाभिक में बैठा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको ऐसे समझो भाई, एक कमरे के अंदर मान लो ये कमरा है, इस कमरे में रहता है प्रदीप और इस कमरे में रहता है नरेंद्र, ठीक है। पी और एन रहते हैं इस कमरे में, प्रदीप और नरेंद्र रहते हैं। प्रदीप जो है थोड़ा सा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो बहुत कुछ जानता है वो। और नरेंद्र जो है वो अभी अभी कंपटीशन में घुसा ही है, अभी जस्ट वो 12वीं ही कर कर आया है, अभी अभी कंपटीशन उसने तैयारी करना जो है वो शुरू ही करा है। तो जो प्रदीप है ये बहुत कुछ जानकारी देगा नरेंद्र को। प्रदीप ने बहुत कुछ पढ़ लिया भाई, कई पेपर दे लिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो इसके पास बहुत सारा ज्ञान है। तो यहाँ पर इस कमरे में कौन सुपीरियर है बताओ, किसकी चलेगी इस कमरे में? तो इस कमरे के अंदर प्रदीप की चलेगी। प्रदीप कहेगा मैं कोने वाला बेड लूंगा, तो नरेंद्र कहेगा हाँ जी भैया आप कोने वाला बेड लो। प्रदीप कहेगा आज जो सब्जी है वो बनेगी आलू गोभी की, तो ये नरेंद्र कहेगा हाँ भैया आज कमरे पे हम आलू गोभी की सब्जी बनाएंगे। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे नाभिक में तो प्रोटॉन पर है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर है कोई भी चार्ज नहीं। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन है, एकदम सुस्त है, सुस्त है एकदम, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, एकदम ऐसे ही बैठा है, जहां बैठ गया वहां बैठ ही गया, खड़ा हो गया तो खड़ा ही हो गया, सुस्त है एकदम। लेकिन प्रदीप अपना काम करता है, पढ़ना है तो पढ़ना है, तो भाई इस कमरे में चलेगी प्रदीप की। वैसे ही इस नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इन दोनों में से किसकी चलती है? प्रोटॉन की चलती है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है उसके ऊपर ना नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर। तो इस नाभिक में किसकी चलेगी भाई? प्रोटॉन की चलेगी। और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है? धनात्मक चार्ज। इसीलिए जो नाभिक होता है, इसीलिए जो नाभिक है उसकी प्रकृति भी धनात्मक हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो न्यूट्रल है, उस पर तो बेचारे पर कोई चार्ज ही नहीं है। प्रोटॉन के पास पावर है, प्रोटॉन जो है ये पावरफुल है, इसीलिए नाभिक के अंदर अपनी मनमानी करेगा प्रोटॉन। तो इसीलिए पूरा का पूरा नाभिक जो होता है उसको भी कर देता है ये धनावेशित, क्योंकि खुद पॉजिटिव है तो पूरे के पूरे नाभिक को भी पॉजिटिव कर देता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसकी उपस्थिति के कारण नाभिक पर धनात्मक आवेश होता है? ड्यू टू व्हाट प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग बताएंगे कि नाभिक की जो प्रवृत्ति है धनात्मक प्रवृत्ति वो प्रोटॉन के कारण होती है। तो ऐसे भी करके आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, ठीक है भाई।
क्लियर, बात समझ में आई? आर्मी और एसएससी जीडी का ऑलमोस्ट सेम ही है बेटा, सेम ही है लगभग, ठीक है। हाँ जी बेटा, ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया नाभिक वाला। अब भविष्य में गलती नहीं करोगे कि एक परमाणु के अंदर कहाँ प्रोटॉन होते हैं, कहाँ न्यूट्रॉन होते हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, नेगेटिविटी लिए हैं। प्रोटॉन कैसे हैं, पॉजिटिविटी लिए हुए हैं। पॉजिटिव जितने हैं उतने ही नेगेटिव हैं, तो इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर पूरे परमाणु को उदासीन बना देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। जबकि अगर केवल नाभिक की बात करें तो वहां पर बैठा हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है तो प्रोटॉन अपनी अपनी चलाता है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए पूरा का पूरा नाभिक भी कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इससे संबंधित कुछ नियम आए, उन नियमों को हम लोग पढ़ेंगे कल। जैसे जब परमाणु, ये तो मैंने आपको बता दिया ऐसे ऐसे, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ न्यूट्रॉन है, एकदम से नहीं पता चला था कि कहाँ प्रोटॉन है कहाँ न्यूट्रॉन। बहुत बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, तब जाकर एक्चुअल में पता चला कि अच्छा यहाँ इलेक्ट्रॉन है और बीच में बैठे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तब ये जाकर बात पता चली थी। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो तो आ जाओ बेटा, पीवाई क्यू कराएंगे हम नेक्स्ट आपको बैच के अंदर, जो आपको फ्री मिलने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, चलो आओ आगे बात करने। दांत में दर्द कर रहा है तो उखड़वा दो, निकलवा दो उसको। दांत दर्द कर रहा है तो कुछ ना कुछ दिक्कत है उसमें, उखड़वा के फेंक दो। ठीक है, चलो टाइम हो चला है, अब चल रहे हैं बाय बाय टाटा करने के लिए। तो मिलेंगे अब कल की क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है बेटा। प्रोटॉन उप परमाणविक कण है जो मिलकर बनाते हैं किसी भी परमाणु की संरचना को।